Hello students, good morning. How are you? I hope all students are fine. So let's start our topic, chapter 6, staffing. And today our topic is selection. But before starting my topic, first of all, I will discuss some topics with you. ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके पेरेंट्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि जिन्होंने हमारा यूनिट टेस्ट बहुत अच्छे से कंडक्ट करवाने में हमें कोऑपरेट किया। सेकेंड जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखो, जब मैंने आप लोगों के पेपर चेक करे तो मुझे लगा कि जो मिस्टेक एक स्टूडेंट ने की है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने वही मिस्टेक की है। इट मीन्स कहीं ना कहीं आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हो, पहले। दूसरा, स्पेशली C2 वाले स्टूडेंट्स के लिए है कि उन्होंने जो टेस्ट दिया है बेटा, वो इतना इनफॉर्मल वे में टेस्ट दिया है, इतना इनफॉर्मल वे में टेस्ट दिया है कि वो स्टूडेंट्स के माइंड में शायद ये थिंकिंग है कि मैम हमारा क्या कर सकती है। बेटा देखो, मैं कुछ नहीं कर सकती, जस्ट थिंक अबाउट यू। आप अपने ही बारे में सोचो, आप अपने करियर के बारे में सोचो कि आप 12th क्लास में हो, बोर्ड की क्लास है, पेपर होगा, किसको धोखा दे रहे हो? अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, या खुद को? जब टीचर्स आपका यूनिट टेस्ट ले, यानी जब भी आपका यूनिट टेस्ट होता है, प्रॉपर आप सबको पता है कि चेकिंग होती है प्रॉपर। एक एक स्टूडेंट्स को प्रॉपर बताया जाता है कि वो पेपर में क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। उसके बाद भी अगर आप सीरियस नहीं हो तो बेटा आपका अपना फॉल्ट है, ना कि टीचर्स या पेरेंट्स का। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि पेपर को इनफॉर्मल वे में ना लें। आप वैसे ही यूनिट टेस्ट दें जैसे आप क्लास में सिंसियरिटी से देते हो। ठीक है, अगर आपके माइंड में ऐसी थिंकिंग भी आ जाती है कि टीचर क्या कर सकता है, तो बेटा टीचर कुछ नहीं, टीचर तो सिर्फ आपका एक गाइड करने वाला पर्सन है, गाइडेंस देता है। बच्चा करियर अपना खुद बनाता है। अगर आप लोगों को किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है तो हम तो सिर्फ उस प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले गाइड हैं और कुछ नहीं। ठीक है, सो अपने आप को ही सिंसियर बनाओ। अगर आप केयरलेस हो रहे हो तो आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। आप हमें धोखा नहीं दे रहे, आप अपने पेरेंट्स को धोखा नहीं दे रहे। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार कॉल कर रही हूँ और उसके बाद बच्चा पेपर दे रहा है, बट बच्चों ने इतना इनफॉर्मल वे से दिया, स्पेशली 12th C2 के स्टूडेंट्स को। ठीक है, इतना डिसअपॉइंट कर दिया टीचर को कि भाई इतना कुछ कराते हैं और उसके बाद बच्चों की ये परफॉर्मेंस। दूसरी बात, जब मैं लाइव क्लास लेती हूँ, स्पेशल आपके पास मैसेज आता है, उसके बाद भी मुझे फोन करना पड़ता है कि प्लीज ज्वाइन, प्लीज ज्वाइन। क्यों? मैं क्यों आपको फोन करूं? क्या आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है? क्या आपको नहीं लगता वो क्लास हमारे लिए कंडक्ट की जा रही है? क्या उस क्लास में मेरा कोई स्पेशल बेनिफिट हो रहा है जो आप लोगों के पास मैं डेली पर्सनली कॉल करके भी इनवाइट करूं कि बेटा प्लीज ज्वाइन करो, क्लास स्टार्ट हो गई है, बेटा प्लीज ज्वाइन करो, क्लास स्टार्ट हो गई है? क्या आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमें उस टाइम अलर्ट रहना है कि टीचर की कब क्लास है? ठीक है, उस टाइम हमें ज्वाइन करना है, वो हमारे लिए क्लास हो रही है, ना कि मैम अपने लिए कर रही है। ठीक है, तो दूसरी बात आती है, जब भी मेरा ये चैप्टर 6 आपका कंप्लीट होगा तब उसके बाद मैं लाइव क्लास लूंगी। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि बेटा प्लीज ज्वाइन करो लाइव क्लास को। हर बच्चा खुद सिंसियर होगा। ये दोनों क्लास के लिए इंफॉर्मेशन है, चाहे वो C1 है चाहे C2 है, दोनों में सेम प्रॉब्लम है। अगर किसी बच्चे को रियल में कोई इश्यू आता है तो बेटा वो बच्चा मुझे पर्सनली इंटीमेट करेगा, अदरवाइज सबकी एब्सेंट हो जाएगी। तीसरी बात, जब आपका पेपर होता है तो आप जब फोटो क्लिक उसकी करते हो उसमें भी आप बहुत केयरलेस शो करते हो। एक तो बहुत अच्छे से, मतलब पिक्स में जो है ना वो क्लियरिटी नहीं आती। मैं कई बार तो रीड ही नहीं कर पाती बच्चे ने क्या लिखा हुआ है। हर बच्चा कैम स्कैनर डाउनलोड करे, उसे फोटो में तो कम से कम क्लियरिटी आएगी। दूसरा, सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किए हैं उनकी फोटो प्रॉपर क्लिक करके टीचर के पास सेंड करें। बहुत बार मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 बार फोटो क्लिक कर दी, 16 की क्लिक करना ही भूल गया। ठीक है, तो जब आप फोटो क्लिक करो तो बहुत पेशेंस करके बहुत अच्छे से तरीके से आप उसको क्लिक करो, क्योंकि अगला वाला बंदा उसको चेक भी करेगा, उसको रीडिंग अच्छे से कर सके। इस तरीके से आपकी फोटो, फिर उसके बाद सेंड करने से पहले आप जरूर वेरीफाई करो कि क्या मैंने सारे आंसर्स की फोटो प्रॉपर क्लिक की है या नहीं की।
उसके बाद ही टीचर के पास सेंड करो। ओके, आई होप मैंने जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ डिस्कस या शेयर की है तो उन पर आप सब लोग काम करोगे, और अगले जो यूटी होंगे उनमें आप किसी भी टीचर को, मैं या मतलब किसी भी टीचर को आप डिससेटिस्फाई नहीं करोगे। जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है उन सब पे आप काम करोगे, अमल करोगे। सो लेट्स वी स्टार्ट आवर टॉपिक सिलेक्शन। यू नो देयर आर द 3 एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, थर्ड आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। रिक्रूटमेंट टॉपिक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। सो टुडे we discuss second element selection। कहता है what do you mean by the selection? selection है क्या? कहता है selection means select the best candidate among the various candidate is called selection। क्योंकि रिक्रूटमेंट में हम मोर एंड मोर कैंडिडेट्स को इनवाइट कर रहे हैं कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। अब जितने भी कैंडिडेट्स जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उनमें से मैं बेस्ट वन को सेलेक्ट करती हूँ बेटा, उसी को क्या बोला जाता है? सिलेक्शन बोला जाता है। कहता है सिलेक्शन इज ए नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज इन सिलेक्शन मोर कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड एंड फ्यू कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड, सो वी कैन से दैट सिलेक्शन इज ए नेगेटिव प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिलेक्शन का मीनिंग आ गया होगा भाई, सेलेक्ट करना। बहुत सारे कैंडिडेट्स में से जो अच्छा कैंडिडेट है, जो हमारी जॉब के लिए सुटेबल कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट को सेलेक्ट करना ही सिलेक्शन होता है। उसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस। कहता है जब हम सिलेक्शन करते हैं तो हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और बेटा ये प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करनी है। प्रोसेस का एक पॉइंट भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अगर आपने प्रोसेस के पॉइंट थोड़ा अप डाउन कर दिए, ये वाला पॉइंट इधर, ये वाला इधर, तो पूरी प्रोसेस ही रॉन्ग हो जाती है। तो प्लीज इस स्टेप्स को बहुत अच्छे से, यानी प्रोसेस के एवरी स्टेप को बहुत अच्छे से आप रीड करोगे, लर्न करोगे और स्टेप बाय स्टेप ही लिखोगे प्रोसेस को। फर्स्ट जो सिलेक्शन की प्रोसेस का पॉइंट आता है, कहता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग? कहता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है आइडेंटिफाई द अनफिट और अनसूटेबल कैंडिडेट्स, ठीक है, फॉर द जॉब ऑन द बिहाफ ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। कहते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में हम एप्लीकेशन फॉर्म के बिहाफ पर जो मिसफिट और अनसूटेबल कैंडिडेट है मेरी जॉब के लिए, उन सबको आइडेंटिफाई करते हैं और उनके फॉर्म्स को रिजेक्ट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जॉब के लिए अप्लाई किया या नहीं किया? यस। अब उसके बाद मेरा भी अपनी जॉब का एक क्राइटेरिया था, भाई वो कैंडिडेट होना चाहिए जिसका एक्सपीरियंस 5 ईयर है, जिसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होनी चाहिए, एज इतनी होनी चाहिए, ठीक है, मान लो 30 ईयर होनी चाहिए, 25 ईयर। अब मैं देखती हूँ कि जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं उनमें एज 25 ईयर से अब जो कम थे, या फिर उन सबको रिजेक्ट कर दिया। जिनकी ग्रेजुएशन वाली की डिग्री नहीं थी वो रिजेक्ट कर दिए, जिनका एक्सपीरियंस प्रॉपर नहीं था वो सारे फॉर्म्स में क्या कर दिए? रिजेक्ट कर दिए। तो बेटा जब मैं ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म्स को आइडेंटिफाई करती हूँ जो मेरे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी को ही बोला जाता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ठीक है, अब मेरे पास वो एप्लीकेशन फॉर्म बच गए जो मेरी जॉब के लिए सूटेबल है या मेरी जॉब के क्राइटेरिया को वो फुलफिल कर रहे हैं, सिर्फ वो एप्लीकेशन फॉर्म मेरे पास बचे हैं। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग मीन्स, ठीक है, आइडेंटिफाई दोज एप्लीकेशन फॉर्म विच आर मिसफिट और अनसूटेबल फॉर आवर जॉब on the behalf of application form. We reject all applications form. This is called the preliminary screening. और बेटा ये स्क्रीनिंग हम अपने क्राइटेरिया से ही मैच करते हैं, क्योंकि जो क्राइटेरिया मैंने जॉब के लिए सेट किया हुआ है, जो फॉर्म मेरे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा उसको वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है सिलेक्शन डिसीजन। देखो सिलेक्शन डिसीजन नहीं, सॉरी, सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट का मतलब होता है वी कंडक्ट रिटन टेस्ट फॉर द कैंडिडेट्स। Those candidates who qualify the preliminary screening, all those candidates का हम written test conduct करवाते हैं। There are the various type of written test. Every organization ये सारे की सारी written test conduct नहीं करवाती है। Depend upon nature of job या requirement of the employees के according कोई भी 1 या 2 written test हम इसमें से conduct करवाते हैं। लेकिन ये various written test है जिसमें से first intelligence, second aptitude test आता है, थर्ड आपका पर्सनैलिटी टेस्ट आता है, फोर्थ ट्रेड टेस्ट है, फिफ्थ इंटरेस्ट और सिक्स्थ आपका डेक्सटेरिटी टेस्ट है।
देखो, मैं आपको टेस्ट को एक्सप्लेन करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। सम टाइम तो बेटा एक केस स्टडी टेस्ट के बिहाफ पे ही आ जाती है कि लाइन को कोट करो और आइडेंटिफाई करो कौन कौन से टेस्ट आई है। इसलिए टेस्ट को बड़े अच्छे से, कई बार टेस्ट का क्वेश्चन सिंपल भी आ जाता है, समझ आ रहा है। कई बार सिलेक्शन प्रोसेस पूरी ना आके सिर्फ टेस्ट का ही क्वेश्चन आता है, सिंपल फॉर्म में भी पूछ लेते हैं, केस की फॉर्म में भी पूछ लेते हैं। इसलिए टेस्ट बड़े अच्छे से आप लोगों को लर्न होने चाहिए। फर्स्ट आता है इंटेलिजेंसी टेस्ट। कहता है इंटेलिजेंसी टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें हम कैंडिडेट का आईक्यू लेवल चेक करते हैं, इंटेलिजेंसी टेस्ट के बिहाफ पर ही हम उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी चेक करते हैं कि वो कितना अच्छे से डिसीजन ले सकता है, कितना फास्ट डिसीजन ले सकता है। तो फर्स्ट टेस्ट आपका आता है इंटेलिजेंसी, जिसके बिहाफ पर हम एक कैंडिडेट के आईक्यू लेवल चेक करते हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चेक करते हैं। उस टेस्ट को क्या बोला जाता है? इंटेलिजेंसी टेस्ट। सेकेंड आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। बेटा एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट इज दैट टेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ दिस टेस्ट वी चेक द लर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉय या कैंडिडेट्स। कहता है एप्टीट्यूड टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसके बिहाफ पर हम कैंडिडेट की लर्निंग कैपेसिटी को चेक करते हैं कि वो किसी चीज को कितना जल्दी लर्न कर लेता है। अगर जिस भी कैंडिडेट की लर्निंग कैपेसिटी अच्छी होती है, बहुत जल्दी सीख लेता है किसी चीज को, वो कैंडिडेट इस टेस्ट में क्वालिफाई माना जाता है। फिर क्वेश्चन आता है एप्टीट्यूड टेस्ट को कंडक्ट कराने के पीछे ऑर्गेनाइजेशन का क्या मेन मोटिव है? भाई ट्रेनिंग का एक्सपेंस कम बियर करना पड़ेगा, क्योंकि जो कैंडिडेट किसी चीज को जल्दी सीख लेता है तो इसका मतलब उस कैंडिडेट पर ट्रेनिंग का एक्सपेंस ऑर्गेनाइजेशन कम बियर करेगी। और जिस कैंडिडेट की लर्निंग कैपेसिटी वीक है, किसी चीज को बहुत देर में समझता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को उस कैंडिडेट के ऊपर ट्रेनिंग का मोर एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा। बस सिर्फ इसी चीज के लिए हम एक कैंडिडेट का एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं और इसके बिहाफ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किसकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है और किसकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है। तो लर्निंग कैपेसिटी चेक करने के लिए हम एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करते हैं। थर्ड वन आता है पर्सनालिटी टेस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है पर्सनालिटी टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें हम कैंडिडेट की एटीट्यूड या बिहेवियर को चेक करते हैं, को चेक करते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है अदर एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग में, ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग में, या आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव। उस टेस्ट को क्या बोला जाता है? पर्सनालिटी टेस्ट बोला जाता है। जैसे अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत है जो फेथफुल हो, मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना करे, मुझे ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत है, तो बेटा कौन सा टेस्ट कंडक्ट कराओगे आप? पर्सनालिटी टेस्ट, क्योंकि इससे उसका बिहेवियर पता चल रहा है कि वो कोई बात अपने पेट के अंदर रखता भी है या सारी की सारी बाहर ही फेंक देता है। क्योंकि अगर आपको ऐसे फेथफुल एम्प्लॉय चाहिए कि वो आपकी इंफॉर्मेशन लीक ना करे, तो पर्सनालिटी टेस्ट। एटीट्यूड का पता चलता है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी इसमें। एक बार एक मूवी आई थी, आई थिंक मुझे उस मूवी का नाम बड़े अच्छे से याद नहीं है, पर वो अनिल कपूर की मूवी थी। उसमें उसकी जो वाइफ है वो एक बार आईएएस का इंटरव्यू देने जाती है, वो उसको रेलवे स्टेशन तक छोड़ता है अनिल कपूर। उसके बाद जब वो आईएएस के इंटरव्यू में उसकी वाइफ बैठती है, तो बेटा एक्सपर्ट्स का एक पैनल बैठा हुआ होता है, 7 पर्सन है उसमें, उसके साथ काफ़ी क्वेश्चनिंग होती है। वो सभी क्वेश्चंस का आंसर देती है, बड़े अच्छे से। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में बहुत ओल्ड एज का पर्सन बैठा होता है उसी इंटरव्यू कमेटी में, और वो उस लेडी से क्वेश्चनिंग करता है कि अगर आज नाइट आप मेरे साथ डिनर पे चलो तो आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन होगा। उससे ओल्ड जो जेंटलमैन था उसने क्वेश्चन पुट अप किया उस लेडी से कि अगर आज नाइट मैं आपको डिनर पे ले चलूं तो आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन होगा। उस लेडी का आंसर था कि कोई रिएक्शन नहीं, वो सोचेंगे अपने फादर के साथ डिनर पे गई है, बस। अब पता है इस चीज से वो क्या चेक करना चाह रहा था उस कैंडिडेट का? सिर्फ उसका एटीट्यूड, कि वो पॉजिटिव थिंकिंग की है या वो नेगेटिव थिंकिंग की है। उसने पॉजिटिव वे में आंसर दिया कि कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड का कोई रिएक्शन नहीं होगा, मेरे हस्बैंड सोचेंगे कि मैं अपने फादर के साथ डिनर पे गई हूँ। इट मीन्स उसका पॉजिटिव वे था आंसर देने का। तो बेटा यहाँ एटीट्यूड चेक किया जाता है कि आप किसी चीज को, क्योंकि हर एस्पेक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें होती, कोई भी आप
कंसेप्ट लो, कुछ भी लो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं। तो अगर आप पॉजिटिव देख रहे हो तो उसी चीज को चेक करने के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है। समटाइम इंटरव्यू में कैंडिडेट से पूछा जाता है, भाई गिलास ले लिया, आधा पानी का भरा हुआ है, और आपसे पूछा जाता है भाई क्या दिख रहा है आपको। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे जी आधा खाली है, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे आधा भरा है। जो आधा भरा बोलता है उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो आधा खाली बोलता है उसका नेगेटिव एटीट्यूड है। तो कहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें हम एक कैंडिडेट के एटीट्यूड या बिहेवियर को चेक करते हैं। ओके, उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट वन, यानी फोर्थ जो टेस्ट आपका ट्रेड टेस्ट। कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रेड टेस्ट। कहता है ट्रेड टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें हम एक कैंडिडेट की एग्जिस्टिंग बेसिक नॉलेज को चेक करते हैं कि प्रेजेंट में आपके अंदर कितनी नॉलेज है। उस एग्जिस्टिंग बेसिक नॉलेज को चेक करने के लिए हम ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करते हैं। जैसे मैं किसी अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए क्या करती हूँ, अप्लाई करती हूँ, तो वो मेरी एग्जिस्टिंग नॉलेज को चेक करते हैं कि क्या मुझे टैली आती है, क्या मुझे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना आता है, जर्नल एंट्री आती है, बस। तो जब मेरी एग्जिस्टिंग नॉलेज को चेक किया जाता है तो वो ट्रेड टेस्ट है। या मैं किसी टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ तो आपने देखा होगा डेमो होता है टीचर्स का, वो डेमो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज को चेक करने के लिए लिया जाता है, उसको ट्रेड टेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट आता बेटा फिफ्थ जो टेस्ट है इंटरेस्ट टेस्ट। कहता है इंटरेस्ट टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें हम कैंडिडेट के इंटरेस्ट को चेक करते हैं। इंटरेस्ट टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें हम कैंडिडेट के इंटरेस्ट को चेक करते हैं कि उसका किस जॉब में इंटरेस्ट है, ताकि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम आपको जॉब अवेलेबल कर सकें। जनरली बैंक में क्लरिकल कैडर की जॉब होती है, बहुत सारे डेजिग्नेशन से क्लरिकल कैडर के आपका इंटरेस्ट चेक किया जाएगा, भाई किस डेजिग्नेशन पे आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, कैश काउंटर पे बैठना है, ठीक है, चेक क्लियरेंस के काम में ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर अदर टाइप का, ताकि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जॉब अवेलेबल की जाए, आप ज़्यादा बेटर काम करोगे। फिर उसके बाद लास्ट वन टेस्ट आता है बेटा डेक्सटेरिटी टेस्ट। कहता है डेक्सटेरिटी टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें हम कैंडिडेट की स्पीड चेक करते हैं कि कितना स्पीडली वो वर्क परफॉर्म करता है। उस टेस्ट को डेक्सटेरिटी टेस्ट कहा जाता है। जनरली जहां पर काम स्पीड में होता है, जैसे एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, हमारे पेपर टाइप करते हैं, तो उन सब के लिए डेक्सटेरिटी टेस्ट लिया जाता है कि भाई वो कितना फास्ट पेपर टाइप करते हैं और पेपर टाइप करने में कितनी मिस्टेक्स करते हैं। अगर उनकी स्पीड स्लो होती है पेपर टाइपिंग में तो बेटा उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और अगर उनकी स्पीड फास्ट होती है तो उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो उस टाइप के कैंडिडेट्स के लिए डेक्सटेरिटी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले ये बात बता दी है कि ऑल ओवर टेस्ट कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट नहीं कराती है, किसी को जो सूटेबल लगता है जॉब नेचर ऑफ जॉब के अकॉर्डिंग उसी को वो अडॉप्ट करती है। सो दीज आर द रिटन टेस्ट या सिलेक्शन टेस्ट। इंटेलिजेंसी, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, ट्रेड, इंटरेस्ट और डेक्सटेरिटी, हर स्टूडेंट इनको बहुत अच्छे से करेगा और एनसीईआरटी से जरूर रीडिंग करेगा। बेटा जो दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट, हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट, all these candidates is also enter in third step. और थर्ड स्टेप वन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। यहाँ पर इंटरव्यूज कैंडिडेट्स का जो रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेता है उस कैंडिडेट का रिटन इंटरव्यू लेते हैं हम। तो दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट इज आल्सो एंटर इन थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप में हम उस कैंडिडेट के इंटरव्यू लेते हैं। कहते हैं इन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू को कंडक्ट करवाने का मेन मोटिव है उस कैंडिडेट के कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करना। मेन मोटिव कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करना है। इन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में एक्सपर्ट्स का एक पैनल बैठता है जिसमें 6 to 7 पर्सन होते हैं या 4 to 5 भी हो सकते हैं। ऑल एक्सपर्ट्स इज आल्सो आस्किंग सम क्वेश्चंस टू द कैंडिडेट्स, एंड कैंडिडेट उन सारे क्वेश्चंस का क्या देता है, आंसर देता है। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर वी आइडेंटिफाई, ठीक है, कि भाई कैंडिडेट कितना कॉन्फिडेंट है अपने आंसर्स को देने में। अगर वो बहुत फ्रिक्वेंटली अपने आंसर्स दे रहा है तो इट मीन्स वो कॉन्फिडेंट है, उसको नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज तो हम रिटन टेस्ट के थ्रू भी चेक कर लेते हैं, लेकिन बेटा इंटरव्यू के थ्रू तो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है कि आप अपनी बात को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है, ठीक है। और इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में आप एक्सपर्ट से कुछ अदर क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो कहाँ अपॉइंटमेंट मिलेगी,
क्या पे स्केल होगा। और भी कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, बाकी अगर ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि ये सारी बातें ऑलरेडी पहले ही मेंशन होती है कि भाई आपका क्या पे स्केल होगा। ठीक है, ये जब रिक्रूटमेंट निकाला जाता है उसी टाइम भी पे स्केल मेंशन हो सकता है। बहुत सारी जो में मेंशन होता है, बहुत सारी में नहीं भी होता। तो बेटा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में वी चेक द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द कैंडिडेट। और अगर कैंडिडेट बहुत कॉन्फिडेंट है, ठीक है, तो हम उसको इंटरव्यू में क्वालिफाई कर देते हैं। और अगर कैंडिडेट अपनी बात को लेकर ही कॉन्फिडेंट नहीं है, बहुत अच्छे से अपनी बात एक्सपर्ट्स के सामने बोल नहीं पाता, कह नहीं पाता, ठीक है, शाइनेस है, नर्वसनेस है, तो उस कैंडिडेट को वहीं पे क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, सो दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द इंटरव्यू इज आल्सो एंटर इन नेक्स्ट स्टेप। एंड द फोर्थ स्टेप 1 चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड। चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड में क्या होता है कि जिस टाइम हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उसी टाइम एप्लीकेशन फॉर्म में एक कॉलम मेंशन होता है और कहता है उस कॉलम में लिखा होता है रेफरेंसेस। उस कॉलम में क्या मेंशन होता है, रेफरेंसेस। और रेफरेंसेस में 1 और 2 ऐसे करके लिखा होता है। जैसे जब एप्लीकेशन फॉर्म होता है तो उसमें ऐसे लिखा होता है रेफरेंसेस, इसमें फर्स्ट और सेकंड। इस कॉलम को भी कैंडिडेट क्या करता है, फिल करता है। रेफरेंसेस में क्या होता है कि अगर मान लो मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो पुरानी कंपनी में अगर कोई मेरा नॉन पर्सन है या जिस कंपनी में मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ उसमें मेरा कोई नॉन पर्सन है, उन नॉन पर्सन्स के नेम मुझे रेफरेंसेस में मेंशन करने होते हैं। मुझे उन नॉन पर्सन्स के नेम रेफरेंसेस में मेंशन करने होते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट में जिनका नाम मैंने रेफरेंस वाले कॉलम में मेंशन किया था उन पर्सन से कंपनी मेरे बारे में क्रॉस वेरिफिकेशन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल है, मैंने यहाँ पर राम का नाम लिखा, ठीक है, यहाँ सोन का नाम लिख दिया। राम जिस पुरानी कंपनी को मैं छोड़ रही हूँ उसमें काम कर रहा है, जिस नई कंपनी में मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ वो सोन को मैं जानती हूँ। उन सबके कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी सब कुछ मैंने लिख दिया। अब कंपनी क्या करती है, मेरा सिलेक्शन करने से पहले यानी इंटरव्यू में क्वालिफाई करने से पहले राम से कांटेक्ट करेगी। राम का फ़ोन नंबर मैं सब मेंशन करती हूँ, पूछेगी भाई ये कैंडिडेट कैसा है, ठीक है, इसकी वर्किंग स्टाइल कैसी है, इसका बिहेवियर कैसा है, इसका कलीग्स के साथ कैसा बिहेवियर है, और भी मेरे इस बारे में बहुत सारी बातें पूछती है। ठीक है, और अगर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं रेफरेंस चेकिंग को क्वालिफाई कर लेती हूँ, और अगर नेगेटिव मिलती है तो मैं रेफरेंस चेकिंग में क्या हो जाती हूँ, फेल हो जाती हूँ। ऐसे ही सोन से भी मेरे बारे में क्रॉस वेरिफिकेशन करती है। फिर कई बार बच्चे क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि मैम एक बात बताओ, मैं एक नया कैंडिडेट हूँ, फ्रेशर हूँ, मेरी कोई पुरानी कंपनी तो है नहीं और नई में मैं किसी को जानता नहीं, तो फिर मैं रेफरेंस वाले कॉलम में किसका नेम मेंशन करूँ। तो बेटा यू हैव नो नीड टू मेंशन द नेम ऑफ एनी अदर कैंडिडेट, क्योंकि आप किसी को अगर नहीं जान रहे हो तो आपको किसी का नेम मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप लिखोगे नहीं जान रहे तो रेफरेंस वाला कॉलम खाली छोड़ दो। लेकिन अगर किसी को जानते हो, नोन है, तो फिर वो क्या हो जाते हैं, आप मेंशन कर दोगे। फिर क्या होता है, देखो रेफरेंस वाला कॉलम में सभी लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा मैं उन्हीं बंदों का ही तो नाम लिखूंगी जिनके साथ मेरा पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि वो बंदे तो ऑब्वियस बात है मेरे बारे में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही देंगे, क्योंकि जिस मैनेजर के साथ मेरा डिस्प्यूट रहता था रेफरेंस कॉलम में मैं उस मैनेजर का नेम तो मेंशन करने से रही, क्योंकि वो जब मेरी क्रॉस वेरिफिकेशन होगी उसके लिए उसके सामने या उसे पूछा जाएगा तो डेफिनेटली वो मेरे बारे में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देगा। तो ऐसे पर्सन्स का नेम भी मैं मेंशन नहीं करती हूँ। तो जनरली रेफरेंस चेकिंग में, ठीक है, मैं उन कैंडिडेट्स का जिनका नाम आपने रेफरेंस वाले कॉलम में मेंशन किया था उन कैंडिडेट से आपके बारे में क्रॉस चेकिंग करती हूँ। आपकी मैरिटल स्टेटस, आपकी वर्किंग स्टाइल, आपका बिहेवियर, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेती हूँ। अगर कंपनी को आपके बारे में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिलती है देन यू क्वालिफाई द फोर्थ पॉइंट, चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड। ओके, और अगर नेगेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है तो बेटा यहीं पे आपको क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 100% पॉजिटिव ही मिलती है, क्योंकि मैं उन्हीं का ही नेम मेंशन करती हूँ जिनके साथ मेरे अच्छे रिलेशंस हैं। फिफ्थ पॉइंट कहता दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड स्टेप, ऑल दीज कैंडिडेट्स
इज ऑल्सो एंटर इन फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में सिलेक्शन डिसीजन, इन ऑल ओवर कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने का डिसीजन ले लिया जाता है, ठीक है। इट मीन्स सिलेक्शन डिसीजन मीन्स वी सेलेक्ट ऑल दोज कैंडिडेट्स, ठीक है, हु क्वालिफाई द फोर्थ स्टेप। जो कैंडिडेट्स ने फोर्थ स्टेप क्वालिफाई कर लिया उन ऑल ओवर कैंडिडेट्स को हम सेलेक्ट करने का डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए तो उसके बाद 6 पॉइंट में हम उनको मेडिकल चेकअप के लिए सेंड करते हैं। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन किसी कैंडिडेट को अपॉइंट करने से पहले चेक करना चाहती है कि वो मेंटली और फिजिकली फिट है या नहीं है, क्योंकि डिजीज से सफरिंग पर्सन को हम अपॉइंट नहीं करना चाहते हैं। अगर हम एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर लेते हैं जो किसी न किसी डिजीज से सफरिंग है, तो सोचो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऊपर एक्सपेंस का बर्डन इंक्रीज कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन उसकी डिजीज का खर्चा ही बियर करती रहेगी। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती है कि वो किसी न किसी डिजीज से सफरिंग पर्सन को अपॉइंट करे, तो किसी भी कैंडिडेट को अपॉइंट करने से पहले वो उसका मेडिकल चेकअप करवाती है। मेडिकल चेकअप में कई बार तो ऑर्गेनाइजेशंस किसी हॉस्पिटल से टाई अप कर लेती है और अपने कैंडिडेट्स को सीधा उस हॉस्पिटल में सेंड करती है कि आप अपना वहाँ पे चेकअप करवाओ, मेडिकल चेकअप। सब ऑर्गेनाइजेशंस अपने डॉक्टर्स अपॉइंट करके रखती हैं और उन डॉक्टर्स के थ्रू उस कैंडिडेट का मेडिकल चेकअप करवाती है। बेटा मेडिकल चेकअप करवाने के पीछे मेन मोटिव ऑर्गेनाइजेशन का है कि आप फिजिकली और मेंटली फिट हो या नहीं हो, बस। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट नहीं करना चाहती जो किसी न किसी डिजीज से सफरिंग हो। सो यहाँ आपका मेडिकल चेकअप कराया जाता है। इफ मेडिकल चेकअप में आप क्वालिफाई हो जाते हो, आप बिल्कुल फिट कैंडिडेट हो, किसी टाइप की डिजीज से सफरिंग नहीं हो, तो फिर 7th पॉइंट में कंपनी आपको जॉब ऑफर कर देती है। जॉब ऑफर मीन्स अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू कर देती है कंपनी आपको, ठीक है। सो इन 7th पॉइंट द कंपनी इशू द अपॉइंटमेंट लेटर टू द कैंडिडेट। इन अपॉइंटमेंट लेटर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज ऑल्सो मेंशन, ठीक है, कि इस दिन आपको इस डेट को आपको क्या करनी है, इस टाइम आपको ऑफिस में ज्वाइन करना है। सो इन 7th पॉइंट all those candidates who qualify the medical checkup, ठीक है, all these candidates को कंपनी अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर देती है। इन अपॉइंटमेंट लेटर में डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज आल्सो मेंशन, ठीक है, और उस डेट को हम क्या कर लेते हैं, जॉब ज्वाइन करते हैं। 8th पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जिस डेट को, जो अपॉइंटमेंट लेटर में मेरी डेट मेंशन होती है, उस डेट को जब मैं ऑफिस ज्वाइन करने जाती हूँ, तो सेम उसी डेट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट द एम्प्लॉयर इज आल्सो मेंशन द टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर रिलेटेड टू आवर जॉब and put the sign on that document, and this document is also hand over to employees. Employees read out all the information carefully and also put signature of the same document. In future both party follow the terms and condition which are mentioned in the contract. This contract is called the contract of employment. समझ आ गया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि भाई जैसे ही मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला, मैं अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होता भाई मेरे को 17 जनवरी को जॉब ज्वाइन करनी है, मैं 17 जनवरी को क्या करती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, वहाँ जाके मिलती हूँ अपने ओनर से या मेरा जो भी मैनेजर उससे सॉरी, अब मैनेजर यानी मेरा जो ओनर है और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसमें मेरा मैनेजर क्या करता है कि भाई जो जॉब के रिगार्डिंग में रूल्स रेगुलेशन टर्म्स कंडीशन होती है, कब आपको ऑफिस आना है, ठीक है, क्या लीव रूल्स है, कैसे इंक्रीमेंट होता है, कैसे काम करना होता है, कितनी साल में आपको छुट्टियां मिलेंगी, किस टाइम ऑफिस आना है, किस टाइम ऑफिस से जाना है, कैसे कैसे वर्किंग स्टाइल है, बहुत सारी टर्म्स कंडीशन जो भी होती है वो ऑल ओवर टर्म्स कंडीशन उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर देता है और आपका एम्प्लॉयर, और नीचे अपने क्या कर देता है, साइन। सेम टर्म्स कंडीशन वो डॉक्यूमेंट एम्प्लॉय को हैंड ओवर कर देता है। एम्प्लॉय सारी टर्म्स कंडीशन को रिटर्न सारी को रीड करता है, ठीक है, और उस पर एम्प्लॉय भी साइन कर देता है। बेटा उसी कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फ्यूचर में बोथ पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करती है, फॉलो करती है। सो ये थी आपकी सिलेक्शन की प्रोसेस,
There are the 8 points in selection process. So you write all step in step by step. कोई भी step इधर से उधर नहीं होना चाहिए. Okay? फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. क्योंकि यू नो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दोनों ही टॉपिक हमारे एंड हो चुके हैं, करवा दिए टीचर ने. तो दोनों का डिफरेंस भी बहुत इजी है. रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखोगे? मीनिंग. व्हाट डू यू मीन बाय द रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट मीन्स invite more and more people to apply for a particular job is called the recruitment. Selection means select the best candidate among the various candidate. Stage. भाई पहले रिक्रूटमेंट आती है, पहले सिलेक्शन आता है. रिक्रूटमेंट तो रिक्रूटमेंट प्राइमरी स्टेज है, सिलेक्शन सेकेंडरी स्टेज है. नेचर. रिक्रूटमेंट पॉजिटिव नेचर की होती है, जबकि सिलेक्शन नेगेटिव नेचर की होती है, क्योंकि यहाँ रिजेक्ट होते हैं, यहाँ तो कोई रिजेक्ट होता ही नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस. कहता है रिक्रूटमेंट में कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं होता, बट सिलेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है. उसमें उस सर्विस के रिगार्डिंग में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है. ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. आई होप आप लोगों को सिलेक्शन की प्रोसेस बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी. फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आता है किसी भी टाइप का, तो प्लीज़ वो ज़रूर मेरे से शेयर करें उस डाउट को, क्योंकि इतना कुछ नहीं है. एक बार मैं अगर उसको ब्रीफली भी रिवाइज करना चाहूँ इस लेक्चर को, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ एक लाइन में. भाई प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग फर्स्ट पॉइंट है. इसमें हम ये चेक करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के बिहाफ पर हम जो मिसफिट और अनसुटेबल कैंडिडेट है उनको वहीं पे रिजेक्ट कर देते हैं, जो हमारी जॉब की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे. फिर उसके बाद हम रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं सेकेंड स्टेप में. वेरियस टाइप के इंटेलिजेंसी टेस्ट में आईक्यू लेवल चेक करते हैं, इसमें लर्निंग कैपेसिटी चेक करते हैं, इसमें आपका एटीट्यूड और बिहेवियर चेक करते हैं, इसमें आपकी बेसिक नॉलेज चेक करते हैं, इसमें आपका इंटरेस्ट चेक किया जाता है, इसमें आपकी स्पीड चेक की जाती है. एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है. एक्सपर्ट्स का प्रॉपर पैनल बैठता है, वो आपसे क्वेश्चनिंग करता है और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करता है. चेकिंग रेफरेंस में रेफरेंस कॉलम में जिन पर्सन्स के नाम आपने मेंशन किए थे उनसे आपके बारे में क्रॉस वेरिफिकेशन होती है. उसके बाद अगर आप क्वालिफाई हो जाता तो आपको सेलेक्ट करने का डिसीजन ले लिया जाता है. फिर आपका मेडिकल चेकअप कराया जाता है कि आप मेडिकली फिट हो या नहीं हो. फिर आपको जॉब ऑफर कर दी जाती है, इट मीन्स अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिया जाएगा. अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद उस दिन जब आप जॉब को ज्वाइन करते हो तो ओनर और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. उस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है. ठीक है. ब्रीफली इसलिए रिवाइज किया ताकि एक बार बच्चों को फिर भी पता चल जाए. सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गया होगा. फिर भी प्लीज़ आप किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर मेरे पास मैसेज के थ्रू, ठीक है, या आप फ़ोन भी कर सकते हैं, शेयर ज़रूर करें. थैंक यू स्टूडेंट्स.